पॉलिटिक्स, राजनीति, ये किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। इसी पॉलिटिक्स के वजह से कई देश आज़ाद हुए और कई देशों ने विकास पाया। हमारा देश भी इसी पॉलिटिक्स के वजह से आगे जा रहा है। आज हम उस सफर पे चल रहे हैं जहां पे हमें विश्व गुरु बनना है। लेकिन जिस टाइप की पॉलिटिक्स कुछ सालों से हम देख रहे हैं, इस टाइप की पॉलिटिक्स अगर चलती रही तो विश्व गुरु तो छोड़िए, हमारा देश एक दिन गुरु घंटाल बन जाएगा। आज पॉलिटिक्स हमारे देश में गॉसिप और एंटरटेनमेंट का माध्यम बन गया है। कोई भी इसे सीरियस नहीं लेता है। महाराष्ट्र असेंबली में अभी हाल ही में हमने भूकंप देखा। जो अपोजिशन लीडर जनता की आवाज उठाने के लिए सरकार के खिलाफ बोलता है, वही खुद जाके सरकार में शामिल हो गया। 2 जुलाई 2023 को रविवार दोपहर में अजित पवार जो अपोजिशन लीडर थे महाराष्ट्र असेंबली के, वो अचानक से अपने जज्बात बदलते हैं, अपने हालात बदलते हैं और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन जाते हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। साथ ही साथ पार्टी के कई बड़े नेता जैसे कि प्रफुल्ल पटेल, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, ये भी बीजेपी का दामन थाम लेते हैं, ये कहते हुए कि वो अभी मोदी जी के विकास से प्रेरित है, मोदी जी के मार्गदर्शन में उन्हें काम करना है। अब मोदी जी की विकास गाथा क्या है, आप खुद सुनिए। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। अब ऐसे विकास गाथा मोदी जी सबको सुनाते रहे और पॉलिटिक्स में फेरबदल करते रहे तो एक दिन हमारा देश जो है वो दुनिया के नक्शे में सबसे बड़ा मजाक बन जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि 2022 में शिवसेना फोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया। 2023 में एनसीपी को फोड़कर अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाया। क्या ये जो राजनीतिक स्टंट्स है ये भारत में आने वाले समय में ठीक रहेगा? इससे क्या नुकसान होने वाले और किस टाइप से हमारा देश आगे बढ़ेगा, यह क्यों जानना जरूरी है महाराष्ट्र की जनता के साथ साथ पूरे देश की जनता के लिए। क्या है आखिरकार आने वाले 2024 के लोकसभा की प्लानिंग और क्या सब कुछ ये चल रहा है इतना सिंपल है या इसके पीछे है बड़ी साजिश, जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो, मेरा काम अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है जय नाइक और आप देख रहे हैं जय नाइक टॉक्स। पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। अरे सुमितला अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। महाराष्ट्र असेंबली में कुल 288 सीट है, जिसमें से आज के समय पे 206 एमएलए जो है वो सत्ता के संग है। मतलब बड़ा ही अजीब ये आंकड़ा है, क्योंकि जिस समय पे इलेक्शंस हुए थे उस समय पे ये नज़ारा कुछ अलग था और आज के समय पे ये नज़ारा कुछ अलग है। आने वाले असेंबली चुनाव के लिए ये सब कुछ चल ही नहीं रहा, ये सब कुछ चल रहा है आने वाले अपकमिंग लोकसभा के चुनाव के लिए। जैसे ही लोकसभा के चुनाव होते हैं तो ये सारे जो चित्र है वो विचित्र हो जाएंगे और आने वाले असेंबली में महाराष्ट्र में और भी ज्यादा खतरनाक चीजें देखने मिलेगी। बाकी देशों में जो अलग अलग राज्य है उस राज्य में भी ऐसी ही चीजें होने वाली है। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं कि एग्जैक्टली ये 288 एमएलए में से 206 जो सत्ता के संग गए कैसे, जबकि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता बनाना था, जिनके 105 ही सीट चुन के आए थे। फिर ये लोगों ने 100 लोगों को कैसे अपने पास किया जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उस समय पे जाना नहीं चाहते थे, लेकिन आज 100 एमएलए उनके साथ है जिन्होंने पूरे पार्टियों को फोड़ तोड़ मरोड़ के अपने साथ में किया है। 2019 में जब इलेक्शन हुए उस समय पे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने एक साथ मिलकर वो इलेक्शन को आगे गए। जब रिजल्ट आया तब पता चला कि कोई भी एक पार्टी पूरी तरीके से सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया था। अब इसका सबसे पहला जो है वो फायदा उठाया गैर तरीके से शिवसेना इस पार्टी ने।
शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों को महाराष्ट्र की जनता ने चुना था सरकार चलाने के लिए। चाहते तो ये दोनों पार्टी मिलकर 5 साल तक पूरी तरीके से जनता की सेवा कर सकते थे, लेकिन उस समय पे शिवसेना, इस पार्टी को ऐसा लगा कि अब हम जो है वो किंग मेकर है और हमारे सिवा भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना सकती। इसलिए वो फोर्स करने लग गए कि चीफ मिनिस्टर ये पद जो है वो शिवसेना को दिया जाए, चाहे फिर वो पहले 2.5 साल के लिए हो या बाद में के 2.5 साल के लिए। जैसे ही ये अनएथिकल बिहेवियर करने लग गए थे, नियमों के बाहर जाने लग गए थे शिवसेना पार्टी, और गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ, उसी के बीच नवंबर 2019 में ऐसा कुछ होता है कि खुद जो राम राज्य लाना चाहती है, जो प्रभु राम के मार्गदर्शनों पे चलती है, राम के तत्वों पे चलती है, वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, अपने खुद मर्यादा छोड़ के, अपने खुद एथिक्स छोड़ के, जिस हिंदुत्व के मुद्दे पे वो चुन के आई थी, उस हिंदुत्व को साइड में रख के नेशनल कांग्रेस पार्टी मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करती है। और सुबह सुबह 6 बजे अनएथिकल तरीके से जनता जब सोई हुई है, उस समय पे देवेंद्र फडणवीस ये चीफ मिनिस्टर पद का और अजित पवार ये डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते हैं। फिर 80 घंटे के बाद ये सरकार गिरी, देवेंद्र फडणवीस ने एज अ चीफ मिनिस्टर रिजाइन किया, और 80 घंटे के बाद फिर शिवसेना, जो शुरुआत से इलेक्शन के रिजल्ट के बाद से अनएथिकल बिहेवियर कर रही थी, वो जाके नेशनल कांग्रेस पार्टी मतलब राष्ट्रवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करती है, और एक नया अलायंस महाविकास आघाड़ी के नाम से महाराष्ट्र के जनता के सामने आया, जो जनता ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिस बाला साहब ठाकरे ने पूरी जिंदगी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी, उसी राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ उनके ही बेटे उद्धव ठाकरे ने गठबंधन किया। फिर बाद में 2019 में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे बने। उसके बाद में कोरोना चीज आई और वो 2 साल कोरोना में ही निकल गए। फिर ये 2.5 साल तक सरकार थी, और अचानक से पिछले साल जून 2022 में एकनाथ शिंदे, जो शिवसेना के सबसे बड़े नेता थे, वो अपने 40 एमएलए के साथ पहले सूरत, फिर बाद में गुवाहाटी और बाद में मुंबई, और अचानक से आके महाराष्ट्र के सीएम बन जाते हैं। जिस समय पे उन्होंने उद्धव ठाकरे का दामन छोड़ा और जाके बीजेपी के साथ गठबंधन बनाए और शिवसेना पे भी दावा किया कि ये हमारी ही पार्टी है, शिवसेना पार्टी को पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया, वही एकनाथ शिंदे जो है उन्होंने ये जवाब दिया था कि हम क्यों वो गठबंधन तोड़ना चाहते, क्योंकि 2.5 साल से हम जो है वो सहन कर रहे हैं कि जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी शिवसेना के विचारों के खिलाफ है, शिवसेना के एथिक्स के खिलाफ है, हिंदुत्व के खिलाफ है, उस पार्टी के साथ हमें नहीं रहना। ये बाला साहब ठाकरे के विचारों की हत्या है। और वही एकनाथ शिंदे आज जब अजित पवार, जो वही नेशनल कांग्रेस पार्टी के हैं, वो साथ में आते हैं, तो एकनाथ शिंदे कहते हैं कि अभी ये डबल इंजन सरकार थी और एक इसमें इंजन ऐड हुआ, तो अभी बुलेट ट्रेन की तरह हमारी सरकार आगे दौड़ेगी। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी जो इतने डेस्परेट हो गई है सत्ता के लिए कि कुछ भी करना चाहती है। इसी पार्टी के मोदी जी के स्पीच के बाद जो है एनसीपी के कुछ नेता खुद बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेते। मोदी जी तो यहाँ पे गारंटी दे रहे थे कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, घोटाला करता है, तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। आज वही गारंटी जो है वो धुल गई है। जो देवेंद्र फडणवीस आज डिप्टी सीएम है, यही देवेंद्र फडणवीस अजित पवार के खिलाफ कई स्टेटमेंट दे चुके हैं, जो हमने बार बार न्यूज चैनल में देखा है, जिसमें से 2 स्टेटमेंट काफी फेमस है कि मैं अकेला रहूंगा, अविवाहित रहूंगा, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ कभी भी युति नहीं करूंगा, कभी भी सरकार नहीं बनाऊंगा, बिना सत्ता के हम रहेंगे। और दूसरा, जब हमारी सत्ता आएगी, अजित पवार जो है वो चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। दादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजित दादा चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। लेकिन आज जो है अपने साथ में कुर्सी लगा के बड़े इज्जत के साथ ये लोग बैठे हुए हैं। इसका मतलब सिंपल है कि महाराष्ट्र की जनता जो है वो मूर्ख है, और ये लोग जो है वो जानते हैं कि और भी इन्हें मूर्ख कैसे बनाया जा सकता है। क्यों अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया है? उसका रीजन है क्योंकि अजित पवार जो आने वाले कुछ ही समय में आपको सीएम बनते हुए नजर आएंगे।
जब एकनाथ शिंदे जी को साथ में भारतीय जनता पार्टी ने लिया तो एक साल एनालाइज किया कि क्या पावर है एकनाथ शिंदे की, क्या लोकप्रियता है महाराष्ट्र में। एकनाथ शिंदे की लोकप्रियता वो महाराष्ट्र में उतनी ज्यादा नहीं है जितनी अजित पवार की है। एकनाथ शिंदे की लोकप्रियता ये लिमिटेड है थाना और मुंबई तक, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में अजित पवार जो है बहुत ज्यादा फेमस है अपने कामों के लिए, अपने वक्तव्यों के लिए। उसके बाद बीजेपी का प्लान बी में यह था कि जो एकनाथ शिंदे है, जिनके साथ जितने एमएलए और एमपीज है, इनके खिलाफ में जो है ये उद्धव ठाकरे बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे थे, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी को एक इमोशनल सपोर्ट था। क्योंकि ये बाकी के जितने भी शिंदे और शिंदे के सपोर्टर्स थे ये तो गद्दार कहला रहे थे, इसके वजह से जो पगड़ा था वो उद्धव ठाकरे का भारी नजर आ रहा था। साथ ही साथ लोकसभा आने वाले चुनाव में पूरे देश के विपक्ष एक हो रहे थे, जिसके लिए मार्गदर्शक जो थे या गाइडेंस जो थे वो सबसे बड़े थे शरद पवार। और इन्हीं शरद पवार के ताकत को तोड़ने का प्लान जो है वो बीजेपी ने किया, चाहे फिर उसके लिए साम दाम दंडभेद सभी चीजें बीजेपी ने अपनाई। और महाविकास आघाड़ी जो एक बड़ा गठबंधन महाराष्ट्र में बन रहा था, जो आने वाले लोकसभा इलेक्शन में जो 48 सीट्स थे वो सीट जीतने के लिए महाविकास आघाड़ी के साथ लड़ना भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा मुश्किल जाता है। अभी देखिए दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सरकार के लिए, सत्ता के लिए डेस्परेट है, जिस तरीके से ये रास्ता अपना रही है, क्या ये सही है? क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी ने संस्कार दिए इस देश को कि सत्ता को कैसे दूर किया जाता है अगर वो मर्यादा के बाहर है, अगर वो एथिक्स के बाहर है, नियमों के बाहर है। 1990 के दरमियान जो है वीपी सिंह की सरकार में भारतीय जनता पार्टी शामिल थी। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी जी उस सरकार में शामिल थे। जब रथ यात्रा निकाली गई थी और लालू प्रसाद यादव ने बिहार में रथ यात्रा के साथ साथ लालकृष्ण आडवाणी को अरेस्ट किया गया था, उस समय पे वीपी सिंह सरकार का सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी ने निकाल दिया, क्योंकि जिस मुद्दे के लिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही थी उसी मुद्दे के खिलाफ अगर कोई सरकार जा रही तो उस सरकार के साथ में हमें नहीं रहना है। ये सत्ता छोड़ने वाली पार्टी थी। 1999 में बस एक एमपी कम पड़ रहा था, लेकिन ऐसे सरकार को मैं चिमटे से भी नहीं छुआ था, यह कहा था हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नक्शे कदम पे चलती थी, उनके संस्कारों पे चलती थी, उनके एथिक्स पे चलती थी, वो आज पूरी तरीके से खत्म नजर आ रही है। जिस टाइप से आज की भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, ईडी का इस्तेमाल करके, सीबीआई का इस्तेमाल करके, ये पार्टी जो है कोई एक राजनीतिक पार्टी न दिखते हुए मुझे मेरे पर्सनल ओपिनियन से एक ईस्ट इंडिया कंपनी नजर आ रही है, क्योंकि कोई भी एथिक्स, कोई भी नियम, कोई भी मर्यादा इन लोगों ने छोड़ी नहीं है। पार्टियों को फोड़ तोड़ मरोड़ के सरकार बनाना ये गलत है, और इसमें पीसे गए हैं भारत और महाराष्ट्र की आम जनता। महाराष्ट्र की जनता को समझ में यह नहीं आ रहा है कि हमें वोट देना है तो एग्जैक्टली अभी किसको देना है, कौन किसके साथ जाएगा। महाराष्ट्र की जनता को तो मैं बहुत ज्यादा लकी समझता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता का किसी का भी वोट वेस्ट नहीं गया। जिसने भी किसी को भी वोट किया सरकार में वो आए, चाहे फिर वो राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, शिवसेना हो या भारतीय जनता पार्टी। मतलब देखिए किस तरीके से ये जनता को हल्के में लेते हैं, जनता को मूर्ख समझते हैं। क्योंकि अभी सरकार बनाने के लिए या मंत्री बनाने के लिए क्वालिफिकेशंस चेंज हो गए। पहले जमाने में मंत्री बनते थे जो अच्छा काम करते हैं, जो जनता की सेवा के लिए है, उनको मंत्री बनाया जाता था उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से। लेकिन आज अगर आपको मंत्री बनना है तो सिंपल आपको भ्रष्टाचार करना है, आपको ईडी की नोटिस आनी है, और जैसे ही ईडी की नोटिस आती है आपको साथ ही साथ में एक ऑफर लेटर भी आता है, जेल में जाना है या सरकार में शामिल होना है। और जैसे ही आप सरकार में शामिल होने के लिए राजी होते हो तो आपको मंत्री पद दिया जाएगा। यही देश है, यही नया भारत है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। उम्मीद ये भी करता हूं कि वीडियो को आप लाइक करेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे। आपकी अगर कोई राय है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। इस कॉन्फिडेंस के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।